नमस्ते और आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के छात्रों के लिए आज का ये विषय सच में बेहद खास और थोड़ा हटके है। आज हम सीधे तौर पर द्वारका की उस पौराणिक कथा को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से परखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्र पुरातत्व विज्ञान इन सदियों पुराने ग्रंथों को एक ठोस और नया संदर्भ देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस अध्याय को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम द्वारका के मिथक को समझेंगे, फिर पुरातात्विक खोज का आगाज देखेंगे, उसके बाद इस डूबी हुई नगरी के ठोस सबूत, फिर सी लेवल थ्योरी और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक पौराणिक कथा ऐतिहासिक सच्चाई से जा मिलती है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, द मिथ ऑफ द्वारका, द गोल्डन सिटी। अब पौराणिक कथाओं के मुताबिक मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने जरासंध के हमलों से बचने के लिए एक सुरक्षित और स्वर्णिम नगरी बसाई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका आकार। सोचिए, लगभग 153.6 किलोमीटर का विशाल क्षेत्र। कहा जाता है कि समुद्र देव वरुण ने खुद प्रार्थना करने पर समुद्र के बीच से ये भूमि दी थी, एक ऐसी जगह जहां इस महान नगर का निर्माण हुआ। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें तो वहां द्वारका के नगर नियोजन यानी उसकी अर्बन प्लानिंग की गजब की डिटेल्स मिलती हैं। 9000 भव्य महल और एक बेहद एडवांस्ड जल प्रणाली। अगर हम इसकी तुलना ब्रॉन्ज एज के किसी भी अन्य शहर से करें तो ये उस दौर के हिसाब से सच में अत्यंत विकसित लगती है। लेकिन यहाँ एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हमारे सामने एक मूल सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसी विशाल और भव्य नगरी के पतन का असली कारण क्या था? क्या सचमुच इसने समुद्र में समाधि ले ली थी? दरअसल यहाँ कथा और विज्ञान के बीच एक बड़ा और दिलचस्प अंतर दिखता है। एक तरफ हमारी पौराणिक कथा है जहां गांधारी के श्राप और ऋषियों के क्रोध के चलते यदुवंशियों में आपसी युद्ध हुआ जिसने नगरी को नष्ट किया, और दूसरी तरफ है भौगोलिक सच्चाई जिसके मुताबिक 5000 बीसीई के आसपास ग्लोबल समुद्र स्तर में अचानक और तेजी से वृद्धि हुई। हम यहाँ किसी एक विचारधारा की तरफ नहीं झुक रहे हैं, बल्कि इन दोनों दृष्टिकोणों को एक निष्पक्ष इतिहासकार की तरह परखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। द आर्कियोलॉजिकल हंट बिगिंस बियॉन्ड द मिथ। अब देखिए, पिछले कुछ दशकों में इन खोजों के तरीकों में कैसे क्रमिक बदलाव आया है, ये समझना बहुत जरूरी है। 1963 में एएसआई ने बेट द्वारका में किनारे पर शुरुआती खुदाई की। फिर 1970s के दशक में 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला जिसमें कृष्ण का जिक्र था। इसके बाद 1979 में डॉक्टर एसआर राव के नेतृत्व में अंडर वाटर एक्सपेडिशंस यानी समुद्र के अंदर खोज शुरू हुई, और अंततः 2001 में आधुनिक सोनार मैपिंग का इस्तेमाल हुआ। सोचिए, जो विषय सदियों से सिर्फ एक धार्मिक कथा माना जाता था, उसने धीरे धीरे एक ठोस वैज्ञानिक खोज का रूप ले लिया। जब डॉक्टर राव ने अपना ये काम शुरू किया था ना, तो कई इतिहासकारों ने उनके प्रयासों को शक की निगाह से देखा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह सिर्फ मिथ रिवाइवल है, यानी कथाओं को जबरदस्ती सच साबित करने की कोशिश। लेकिन डॉक्टर राव ने अपने इस रिगरस एकेडमिक अप्रोच का पूरी दृढ़ता से बचाव किया। उनका बड़ा ही प्रभावशाली तर्क था कि ऐतिहासिक ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक दस्तावेज मानकर उनकी वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रोम, एथेंस और बेबीलोन की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं? इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, अनकवरिंग द संकन सिटी, जहां हम हार्ड एविडेंस यानी ठोस सबूतों की बात करेंगे। और ये सबूत वाकई हैरान करने वाले हैं। 1980s और अर्ली 2000s के दशक में एएसआई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने समुद्र की लहरों के नीचे से जो डेटा निकाला वो किसी खजाने से कम नहीं है। 30 मीटर की गहराई में समुद्र तल पर 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवारें, 30 से ज्यादा बड़े पत्थर के स्तंभ और 3 छेद वाले स्टोन एंकर्स मिले हैं। ये एंकर साफ तौर पर उस समय की बेहद एडवांस्ड नेविगेशन को दर्शाते हैं। साथ ही टेराकोटा सील्स और प्राचीन ड्रेनेज सिस्टम्स भी मिले। अगर हम इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से देखें तो ये सारे सबूत एक सुनियोजित प्राचीन बंदरगाह शहर की पक्की पुष्टि करते हैं। शुरुआती स्कूबा डाइविंग से लेकर इन हाई-टेक एनालिसिस स्टेप्स तक का ये सफर काफी अहम रहा है। आधुनिक सोनार से डिजिटल मैपिंग करना, ग्लोबल कार्बन और थर्मल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग का उपयोग करना और कोस्टल जियोलॉजिकल डेटा के साथ उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करना,
इन्हीं आधुनिक तकनीकों ने आखिरकार इतिहासकारों को इन पुरातात्विक अवशेषों के लिए एक ठोस ऐतिहासिक टाइमलाइन तय करने में मदद की। और जब इन वैज्ञानिक परीक्षणों के कार्बन डेटिंग नतीजे सामने आए तो वो सचमुच दिमाग चकरा देने वाले थे। समुद्र के नीचे से निकाली गई कुछ वस्तुओं की आयु लगभग 9000 साल पुरानी पाई गई। इस एक आंकड़े ने इस पूरे स्थल के ऐतिहासिक महत्व को और भी बड़ा कर दिया, इसे हमारी हड़क्का सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराना साबित करते हुए। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, द सी लेवल थ्योरी, एक भौगोलिक सच्चाई। यहाँ इस अध्याय में हमारा ध्यान आर्कियोलॉजी से हटकर थोड़ा ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान पर केंद्रित होता है। इस भौगोलिक घटना को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हमें सी लेवल राइज थ्योरी को ठीक से समझना होगा। ये थ्योरी हजारों साल पुराने उन ग्लोबल जियोलॉजिकल पैटर्न्स को बताती है जहां समुद्र के जल स्तर में अचानक और तेजी से हुई वृद्धि ने आसपास के तटीय भूभाग को पूरी तरह अपने अंदर समा लिया था। भूगर्भ शास्त्री यानी जियोलॉजिस्ट्स अपने अध्ययन में एक और चौंका देने वाला आंकड़ा पेश करते हैं। उनका कहना है कि आज से ठीक 11,000 साल पहले अरब सागर का जल स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचा था। 25 मीटर, सोचिए ये कितना बड़ा अंतर है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तटीय क्षेत्र का डूबना किसी एक स्थान तक सीमित नहीं था। लगभग 5000 बीसी के आसपास दुनिया भर में समुद्र के जल स्तर में अचानक से तेजी आई, चाहे वो अरब सागर हो, कैरिबियन हो या इंडोनेशिया। ऐसी मैसिव मरीन डिस्टर्बेंसेस हर जगह रिकॉर्ड की गई हैं और यही वैज्ञानिक आंकड़े प्राचीन ग्रंथों की टाइमलाइन से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते हैं। आइए अब अपने आखिरी और 5वें भाग की तरफ बढ़ते हैं, मिथ मीट्स हिस्टोरिकल रियलिटी, कंक्लूडिंग द इन्वेस्टिगेशन, जिसका हम सबको इंतजार था। जब हमने प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ एक कथा मानने के बजाय उन्हें ऐतिहासिक सुराग के रूप में देखा तो मॉडर्न साइंस ने काफी कुछ साबित कर दिया। समुद्र पर बसी एक नगरी का जो जिक्र था वो इन अंडरवाटर स्ट्रक्चर्स से बिल्कुल मेल खाता है। पौराणिक टाइमलाइंस और इन कार्बन डेटेड आंकड़ों की क्रोनोलॉजी एकदम समानांतर चलती है। और वहीं श्रापित कथा का जो अंत है वो उस समय के तेजी से बढ़ते जियोलॉजिकल सी लेवल राइज के साथ परफेक्ट कोरिलेशन दिखाता है। यहां आकर स्थानीय लोक कथाओं और ऑफिशियल आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स के बीच का फासला पूरी तरह मिट जाता है। ये तय है कि एक भव्य और ऑर्गेनाइज सभ्यता सच में वहां मौजूद थी, जिसे आखिरकार विज्ञान ने ढूंढ ही निकाला। जैसे कि द्वारका के ये मरीन आर्कियोलॉजी प्रमाण साबित करते ना, पौराणिक कथाएं और विज्ञान अक्सर एक ही इतिहास को बयान करने की दो अलग अलग भाषाएं होती हैं। अंत में आज का ये विश्लेषण हमें एक बेहद विचारशील सवाल के साथ छोड़ता है, आखिर और ऐसे कितने ऐतिहासिक सच हैं जो इन समुद्र की गहराइयों में आराम से छिपे हैं, जो आधुनिक विज्ञान द्वारा ढूंढे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद इतिहास के कुछ सबसे बड़े पन्नों का पलटना अभी बाकी है।